Assalamu alaikum everyone. In this video we are going to talk about arterial pressure pulsation. Arterial pressure pulsation को हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, डिफरेंट प्रेशर्स किस तरह काम करते हैं हमारे हार्ट में, इसको हम ग्राफिकली देखेंगे, कुछ डिजीज़ेस देखेंगे इससे रिलेटेड, ट्रांसमिशन देखेंगे और इसकी डैम्पिंग देखेंगे एंड पे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी बट हम पूरा आर्टीरियल प्रेशर पल्सेशन को इसमें कंप्लीट करके डिस्कस करेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो। ओके सो द फर्स्ट थिंग इज सिस्टोलिक प्रेशर। जब भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर सबसे ज़्यादा एक प्रेशर की मैक्सिमम एक प्रेशर की लिमिट होती है, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, जब हम हार्ट के अंदर कोई भी प्रेशर जनरेट होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो प्रेशर बनता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। एक होता है हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर। ये वो प्रेशर है कि जब हार्ट बीट एंड हो जाती है, बीट बिल्कुल एंड पे पहुंचेगी, प्रेशर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो तब जाके हमारे पास क्या बनता है, हार्ट रिलैक्स हो रहा होता है तो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जो कि बिल्कुल ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, प्रेशर फॉल कर गया तो इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब एक सिस्टोलिक था हाईएस्ट, एक डायस्टोलिक है लोएस्ट, इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं पल्स प्रेशर। सो पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अच्छा, अब हमारा जो नॉर्मली अगर किसी भी पेशेंट का या किसी नॉर्मल इंसान का जब आप बीपी चेक कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80। अब उसमें 120 का मतलब है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब मैक्सिमम प्रेशर उसकी आर्टरी में आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, सिस्टोलिक है 120। और जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर बनेगा 80। तो पल्स प्रेशर कितना हुआ इन दोनों का डिफरेंस, सो 120 माइनस 80 गोज टू 40, तो ये 40 हमारे पास क्या है, नॉर्मल पल्स प्रेशर। अच्छा, अब ब्लड क्या करता है कि वो बोथ सिस्टोलिक भी और डायस्टोलिक भी फ्लो कर रहा होता है ड्यू टू डिस्टेंसिबिलिटी एंड कंप्लायंस। इस बात का मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है डिस्टेंसिबिलिटी और कंप्लायंस क्या होते हैं। तो हमारा जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है ना, वो ड्यू टू कंप्लायंस एंड डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स की वजह से फ्लो कर रहा होता है। वो ब्लड वेसल्स स्ट्रेच करती हैं, रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से ब्लड आगे जो है फ्लो करता हुआ चला जाता है। अब अगर मैं इस ग्राफ का एक फीचर आपको बताऊं, तो जब ये ग्राफ बनता है तो सिस्टोलिक तो हो गया हमारा हाईएस्ट पॉइंट, फिर डायस्टोलिक हो गया इसका लोएस्ट पॉइंट, इसके दरमियान में एक नॉच बनती है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें प्रेशर हाईएस्ट था तो वो फॉल करता है थोड़े टाइम के लिए, इसको हम कहते हैं डायक्रोटिक नॉच या इसको इंसिजूरा भी कहते हैं। अब ये क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में से जब ब्लड जा रहा है एओर्टा के अंदर, अब एओर्टा के इधर वॉल्व है जिसको हम कहते हैं एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व। जब ये ब्लड एंटर होता है एओर्टा के अंदर तो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन हुई, ब्लड आया एओर्टा के अंदर, लेकिन उसके बाद क्या करता है कि ये ब्लड वापस आना शुरू हो जाता है टू द वॉल्व, उस वॉल्व की तरफ वापस आना शुरू होता है, लेकिन फिर एकदम से ये वाल्व क्लोज हो जाता है जो कि इस ब्लड को वापस आने से रोक लेता है, और यहाँ पे जब प्रेशर बढ़ता है तो ये ब्लड फिर आगे मूव कर जाता है। लेकिन थोड़े टाइम के लिए जो ब्लड जहाँ से निकला था वो थोड़े टाइम के लिए वापस ज़रूर अपनी डायरेक्शन वापस की तरफ चेंज करता है, तो उस वापस आने की वजह से हमारे पास प्रेशर फॉल होता है जिसको हम डायक्रोटिक नॉच की फॉर्म में यहाँ पे शो करते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारी आर्टीरियल ट्री है ना, सबसे पहले एओर्टा आता है, फिर हमारे पास आर्टरी आती है, फिर आर्टीरियोल आता है और सबसे एंड पे हमारी कैपिलरीज आती है। तो ये जो पूरा ट्री है ना, इसके अंदर पल्सेशन मिनिमम होती जाती है जैसे जैसे हम कैपिलरी के करीब आना शुरू होते हैं, और इसकी वजह से हमारा ब्लड कॉन्टीन्यूसली फ्लो कर रहा होता है। अब इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास पल्सेशन है। पल्सेशन एक होता है एक प्रेशर जिसके वजह से मूव कर रहा होता है हमारी आर्टरी के अंदर कोई भी ब्लड, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पल्सेस हैं, अब इस वेसल के अंदर से ये ब्लड मूव करता हुआ आगे आ रहा है, जब ये पल्स जनरेट होती है ना, ये प्रेशर लगता है इस ब्लड को तो ये ब्लड तेजी से आगे मूव करता है। जैसे जैसे हम कैपिलरी के करीब आते जाते हैं ना, तो ये पल्सेस हमारे पास कम हो जाती हैं और एंड पे आके बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप ये देखें तो एंड पे आके कैपिलरी के पास आके ये पल्सेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, और शुरू में ये बहुत ज़्यादा हाई होती है। इस वजह से हमारा ब्लड तेज़ी से पीछे से मूव करता हुआ आता है और कैपिलरीज के पास आके वो यहाँ से ब्लड एक्सचेंज हो जाता है और कॉन्टीन्यूस उसका फ्लो होता है। अब जो मैंने बात की कि ये पल्स प्रेशर जिसके बारे में हमने बात की, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को माइनस कर दो तो पल्स प्रेशर निकल आता है। अब ये किन दो चीज़ों पे
डिपेंड करता है। एक ये डिपेंड करता है स्ट्रोक वॉल्यूम पे, एक डिपेंड करता है कंप्लाइंस पे। स्ट्रोक वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ ब्लड है जो कि हार्ट से निकल रही है थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में निकल के बॉडी में जितना भी ब्लड आ रहा है ना, जो हार्ट से जितनी अमाउंट ऑफ ब्लड निकल रही है उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जाहिर सी बात है जितना हार्ट से ज़्यादा ब्लड निकलेगा उतना ज़्यादा वो आगे पल्स प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा ब्लड निकलेगा उतना ही सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा, और सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे पास पल्स प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन कंप्लाइंस में ऐसा नहीं होता। कंप्लाइंस मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया, कंप्लाइंस होता है कि कोई भी अगर वेसल है ना, वो बहुत अगर वो बहुत ज़्यादा स्मूथ फॉर्म टाइप की है, तो जब उसके अंदर कोई भी ब्लड का वॉल्यूम गुजरेगा और अगर ये कंप्रेस हो गई है तो ये इस जगह से यूं हो जाएगी, यूं चली जाएगी। अगर इसके ऊपर यहाँ पे ब्लड का प्रेशर लगेगा तो वो प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा, प्रेशर जनरेट नहीं हो पाएगा। इट मीन्स कि इसकी कंप्लाइंस तो ज़्यादा है, लेकिन कंप्लाइंस ज़्यादा होने की वजह से इसने प्रेशर ट्रांसफ़र कर दिया, प्रेशर को जनरेट नहीं होने दिया, तो प्रेशर क्या हो जाता है हमारे पास कम। इट मीन्स कि कंप्लाइंस और प्रेशर का हमारे पास इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर इन दोनों बातों को मैं एक फॉर्मूला की फॉर्म में आपको लिख के दिखाऊं तो पल्स प्रेशर स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन आर्टीरियल कंप्लाइंस के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम बात करते हैं कुछ डिजीज़ के बारे में जो कि एबनॉर्मल प्रेशर्स की वजह से जनरेट होती हैं। नॉर्मल हमारे पास कितना होता है 120/80, आपको इस ग्राफ में नजर आ रहा होगा। हाईएस्ट प्रेशर जो सिस्टोलिक है वो 120 होता है और लोएस्ट 80 होता है डायस्टोलिक। ये हमारे पास नॉर्मल प्रेशर है। लेकिन जब किसी कोई पर्सन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस डिजीज के अंदर होना, तो उसका क्या होता है कि उसका हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल जाके ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है और वो थिक और हार्ड हो जाती हैं हमारी वो वेसल्स जिसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल डेवलप हुआ है। अब ये इतनी ज़्यादा थिक और हार्ड हो गई है कि इसका मतलब जब हार्ड हो गई है ना तो इसका प्रेशर बढ़ गया। हार्ड होगी तो मीन्स कंप्लाइंस इसकी कम हो गई है क्योंकि आर्टरी स्टिफ हो गई है, और इसका प्रेशर जो है ना बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली इंक्रीज कर गया। तो इसका सिस्टोलिक प्रेशर 120 से ऊपर चला जाता है, और जब सिस्टोलिक प्रेशर ऊपर चला गया तो अब ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के दरमियान का डिफरेंस बढ़ गया है। तो 160 में से 80 माइनस करें तो आपका इट मीन्स के हमारे पास ज़्यादा पल्स प्रेशर आ गया, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो हमारा पल्स प्रेशर भी इंक्रीज कर जाता है इन केस ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब हम बात करते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस की। एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या होता है कि वॉल्व का डायमीटर छोटा हो जाता है। पहले वॉल्व फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल इतने हैं, जब स्टेनोसिस होगी तो वॉल्व बहुत छोटा हो जाएगा। जब वॉल्व छोटा होगा तो हमारे ब्लड बहुत थोड़ा इसके अंदर से गुजरेगा। इसके अंदर से ज़्यादा ब्लड जा सकता था क्योंकि वॉल्व बड़ा था, लेकिन इसके अंदर से बहुत थोड़ा ब्लड गुजरेगा क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या हुआ है वॉल्व छोटा हो गया। तो अब जब ये वॉल्व छोटा होगा, कम ब्लड गुजरेगा, तो वो अपना प्रेशर भी रिड्यूस कर लेगा, तो इसका सिस्टोलिक प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, ये कर्व थोड़ी सी नीचे आ जाती है, 120 से नीचे आ जाएगी ये कर्व। सिस्टोलिक प्रेशर जब कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का डिफरेंस भी फिर कम हो जाएगा और हमारा पल्स प्रेशर फॉल कर जाएगा। अब बात करते हैं पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस की। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस ऐसा होता है कि जब हमारा हार्ट है ना, हार्ट में एक तो पल्मनरी ट्रंक होता है जो कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स के पास लेके जा रहा है, एक हमारे पास जहाँ से एओर्टा गुजरता है, एओर्टा ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस में क्या होता है कि ये हमारा पल्मनरी ट्रंक और एओर्टा आपस में कनेक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से एओर्टा का ब्लड निकल के पल्मनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स के पास जाना शुरू हो जाता है। तो अब जाहिर सी बात है जब हमारा एओर्टा का सारा ब्लड पल्मनरी ट्रंक में जाना शुरू हो जाएगा तो एओर्टा के अंदर ब्लड कम रह जाएगा। जब इसके अंदर ब्लड कम रह जाएगा तो हमारा प्रेशर भी फॉल कर जाएगा। तो इन केस ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस हमारा डायस्टोलिक प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, ये 80 से गिर के नीचे 40 तक आ जाता है, जिसकी वजह से पल्स प्रेशर तो बढ़ गया लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर कम हो गया। अब आती है लास्ट क्लिनिकल जो कि हमारे पास एओर्टिक रिगर्जिटेशन। एओर्टिक रिगर्जिटेशन में ऐसा होता है कि जो वॉल्व होता है ना हमारा, वो एबनॉर्मल काम करता है, मतलब वॉल्व प्रॉपरली क्लोज ही नहीं होता। जब वॉल्व क्लोज नहीं होगा तो ब्लड सारा वापस उस वॉल्व में से गुजर के वापस आ जाता है। अब जब वापस वो वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा तो जाहिर सी बात है वो ब्लड आगे तो नहीं गया, एओर्टा के अंदर ब्लड कम जाएगा सारा का सारा क्योंकि वापस आ रहा है, तो एओर्टा के अंदर प्रेशर डेवलप नहीं होगा तो डायस्टोलिक प्रेशर उसका गिर जाएगा। अब इसके अंदर एक और ख़ास बात भी होती है कि इसके अंदर कोई इंसिजूरा नहीं बनता। देखिए अगर आप इन सारे ग्राफ्स में देखें आपको इंसिजूरा नज़र आ रहा होगा, ये डायक्रोटिक नॉच है, लेकिन इसके अंदर कोई इंसिजूरा नहीं होता क्योंकि इंसिजूरा बनता ही इसलिए जब ब्लड वापस वॉल्व की तरफ वापस आ रहा होता है और वॉल्व क्लोज हो जाती है तो वो ब्लड फिर
जो है बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वॉल्व भी ख़राब है, वॉल्व ब्लड को वापस आने से रोक नहीं रहा, तो जिसकी वजह से वो प्रेशर जो है ना डायक्रोटिक नॉच नहीं बना रहा। ये थी हमारे पास कुछ डिजीजेज। अब हम जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि है ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर पल्सेस टू पेरिफेरल टिश्यूज। अब ये क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर पल्सेस एक टेक्निकल टर्म है जिसको मैं आपको बताती हूँ ये होती क्या चीज़ है। जब हमारा ब्लड जब हमारा हार्ट ब्लड को इजेक्ट करता है सिस्टली के अंदर, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड जहाँ से आया, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड आ गया हमारे पास एओर्टा से गुजर के बिल्कुल प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एओर्टा में आ गया ब्लड। अब क्या होता है कि जब वो प्रॉक्सिमल पार्ट में आ गया ना, तो ब्लड के अंदर इनर्शिया होता है। वो इनर्शिया इस ब्लड को रोकता है आगे मूव करने से। वो इनर्शिया कहता है कि ब्लड तुम यहीं पे रहो, तुमने आगे मूव नहीं करना। ये होता है हमारे पास ब्लड का इनर्शिया। अब यहाँ पे आती है एक इम्पॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आती है क्या? प्रेशर। ये प्रेशर क्या, पल्सेशन क्या करती है कि जब ये ब्लड यहाँ पे रुक गया, आगे नहीं मूव कर रहा इनर्शिया की वजह से, लेकिन पीछे से उसको इतना प्रेशर दिया जाता है कि वो प्रेशर इस इनर्शिया को ओवरकम कर देता है और इस ब्लड को आगे मूव करा के ले जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक वेव ऑफ डिस्टेंशन बनती है। ये प्रेशर एक वेव ऑफ डिस्टेंशन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ब्लड आगे मूव कर जाता है। इसको कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ पल्स प्रेशर। अगर आप इस डायग्राम में देखें कि पहले तो हमारे पास जहाँ पे इनर्शिया की वजह से ब्लड रुक गया, आगे नहीं जा रहा, लेकिन पीछे से जब ये वेव ऑफ डिस्टेंशन आती है, ये प्रेशर देती है जिसकी वजह से ये ब्लड आगे मूव करता हुआ आगे चला जाता है और ये वेव आगे जनरेट होती रहती है। यहाँ पे दोबारा जनरेट होगी जो इस ब्लड को और फोर्सफुली लेके जाएगी, फिर दोबारा पल्सेशन जनरेट होगी जो उसको और फोर्सफुली लेके जाएगी, टिल कि ये अपनी आगे कैपिलरीज के पास पहुंच जाए। और कैपिलरीज के पास जाते हुए हमारी ये पल्सेस बहुत कम हो जाती हैं एज कम्पेयर टू एओर्टा। तो इस तरह क्या होता है कि ये ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर पल्सेस क्या करती हैं? ब्लड को हार्ट से पेरिफेरल टिश्यू तक लेके चली जाती हैं। अब लास्ट चीज पे आ जाते हैं जो कि हमारे पास डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या होती है? डैम्पिंग होती है प्रोग्रेसिव डिमिनेशन ऑफ पल्सेशन इन पेरिफेरल टिश्यूज इज कॉल्ड डैम्पिंग ऑफ द प्रेशर पल्सेस। मतलब ये वही बात है जो मैं भी आपको बता रही थी कि एओर्टा में तो ये पल्सेस बहुत ज्यादा जनरेट होती हैं एओर्टा में, लेकिन जैसे जैसे आगे जाती हैं ना ये पल्सेस कम होती जाती हैं। इसको कहते हैं डैम्पिंग, ठीक है, कम होना उसका। अब डैम्पिंग क्यों हमारे पास होती है? जब जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी ना, वो रेजिस्टेंस आएगी, ओपोजिशन मिलेगी उस ब्लड को, तो हमारा क्या होगा कि हमारे पास जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती जाएगी उतना डिफ़िकल्ट होगा ब्लड की पल्सेस को जनरेट करना। क्यों? क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड नीडेड टू डिस्टेंड द नेक्स्ट पार्ट। अब थोड़ा सा ब्लड आएगा तो वो अगले वाले पार्ट को डिस्टेंड करेगा ना, ब्लड आएगा तो वो आगे प्रेशर लगाएगा इस यहाँ पे पड़े हुए ब्लड को कि अब तुम आगे मूव कर जाओ। अगर पीछे से ब्लड ही नहीं आ रहा होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पल्सेशंस भी नहीं बनेंगी। तो होता क्या है कि जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी ना उतना ये पल्सेशन डैम्प होती जाती हैं, और जैसे जैसे हम एओर्टा से आगे कैपिलरीज की तरफ मूव करते जाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है और पल्सेशंस डैम्प होती जाती हैं। सेकेंडली कंप्लायंस। कंप्लायंस भी इस पल्सेशन को डैम्प कर देती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कंप्लायंस क्या करती हैं? इजी टू स्ट्रेच। तो जब वेसल आराम से स्ट्रेच हो गई है, ये वेसल पड़ी हुई है, अगर पीछे से ब्लड आया और ये बहुत आसानी से स्ट्रेच हो गई है, तो प्रेशर तो इसने आगे मूव ऑन कर दिया, प्रेशर यहाँ पे डेवलप नहीं होने दिया, जिसकी वजह से ये प्रेशर पल्स यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ये प्रेशर पल्स आगे मूव नहीं कर पाएगी। तो कंप्लायंस की वजह से हमारे पास क्या हो जाती है? डैम्पिंग हो जाती है। और अगर आपको एक ग्राफ की फॉर्म में ये चीज़ नजर आए तो आप ये देखिए एओर्टा की पल्सेशन सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम आगे आर्टरीज में मूव करते हैं वो कम हो जाती है, आर्टीरियल में और कम और कैपिलरीज में बिल्कुल ही कम हो जाती है। इसको हम कहते हैं डैम्पिंग। सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसमें हमने आर्टीरियल प्रेशर पल्सेशन के बारे में बात की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हमने जो बात की है ट्रांसमिशन के बारे में, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर पल्सेस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं की इस पूरे लेक्चर की बताऊं कि जो आपको सबसे ज़्यादा पता होनी चाहिए वो ग्राफ है ये डिजीज़ का जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये ग्राफ। इसमें आपको पता होना चाहिए कि किस डिजीज़ के अंदर कौन सा प्रेशर फॉल करता है, कौन सा राइज करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।